रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी स्पेशल कड़ी नोएडा के 45 वर्ष यानी 2021 में 17 अप्रैल को नोएडा 45 साल का होने जा रहा है और हम नोएडा के विकास की कहानी सुना रहे हैं ऐसे लोगों के जरिए जिन्होंने नोएडा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें ऐसे एक अधिकारी रहे हैं जो 1978 से 1980 तक नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रहे हैं और आप जान सकते हैं कि नोएडा के शुरुआती दौर में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे अधिकारी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वो भारत सरकार में शिक्षा सचिव भी रहे, पेट्रोलियम सचिव भी रहे और उत्तर प्रदेश में उद्योग के वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अधिकारी हैं श्री सुशील त्रिपाठी जी। मैं सुशील त्रिपाठी जी का रेडियो स्टूडियो में समय देने पर आभार व्यक्त करता हूं और आपसे रूबरू कराता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं विनोद शर्मा रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच पर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। सर नोएडा जब बसा था 1976 में तो कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो आप हमारे श्रोताओं को सर शुरुआती दौर के वो संघर्ष की कहानी जरूर बताइए। जी हाँ, ये ऐसे तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में ही थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा जी। देखिए, सन 76 में नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ और मुख्य कारण ये था उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार में श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार में उन दिनों श्री संजय गांधी की टूटी बोलती थी। सरकार में तो मंत्री भी रहे होंगे लेकिन और लोग रहे होंगे लेकिन संजय गांधी का बड़ा प्रभाव था जी। तो श्री संजय गांधी उस समय और तत्कालीन जो वाइस चेयरमैन डीडीए थे श्री जगमोहन, उन लोगों ने ये सोचा कि दिल्ली को साफ किया जाए और दिल्ली में जो रिहायशी इलाकों में उद्योग लगे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाए जी। तो एक निर्णय था कि उनको हटाया जाए। फिर उनको कहाँ बसाया जाए इसके बारे में जब चर्चा हुई तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली से लगा हुआ ये बहुत ही पिछड़ा इलाका था, वह बुलंदशहर जिले का भाग था, इसमें लाने के लिए प्रयास किया जाए जी जी। उस समय जो है ये इस इलाके में कोई कम्युनिकेशन या यातायात के साधन नहीं थे। अभी भी जिसे हम डीएससी रोड कहते हैं जी। उसका नाम है दादरी सूरजपुर छलेरा रोड। अच्छा। वो दादरी से छलेरा तक जाती थी और आगे नहीं उसका कोई संपर्क नहीं था। तो और ये क्षेत्र जो था वो एक हिंडन और यमुना के बीच का क्षेत्र था। इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा अगर दोनों नदियों में बाढ़ आवे तो पानी भी भर जाता था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लाने में तो समस्या भी थी लेकिन जो उस समय जो एक नई बात हुई थी वो ये थी कि ये यमुना का बराज बनने की बात हो गई थी। उससे पहले ये एक वियर होता था क्योंकि इससे थोड़ा अपस्ट्रीम था 1-2 किलोमीटर और वियर को हटा के बराज बनाने की बात थी क्योंकि यमुना में ईंधन का पानी डाल करके इंडियन कैनाल का पानी डाल करके और बराज के माध्यम से सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। तो बराज बनाने के लिए यमुना के ये तट है जिसको कहते हैं यमुना का लेफ्ट बैंक और आप कहिए उत्तरी तट, उत्तरी पूर्वी तट, इस पर पहले कोई बांध नहीं था तो बराज के सिलसिले में इस पर बांध बनाया गया। तो बांध बनाने से ये क्षेत्र जो है जो निकल के आया बुलंदशहर के दादरी परगना सिकंदराबाद तहसील का दादरी परगने का ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो था ये थोड़ा उसमें ये स्थिति हुई कि अब इसमें शायद पानी न भरे और इसको विकसित किया जा सकता हो। तो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए फिर ये बात हुई कि इसको कनेक्ट किया जाए और उस समय देखिए ये नया जो जिसके हम निजामुद्दीन पुल कहते हैं ये यमुना नदी पर ये नया पुल बना था और उस पुल से यहाँ आने के लिए जो बांध सिंचाई विभाग बनाया था वही बांध ही साधन था तो बंड रोड से ही आते थे। तो और इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी क्योंकि ये दोनों जैसे मैंने कहा दोनों नदियों के पेटे का क्षेत्र था। लेकिन हाँ यहाँ पर जो लोग थे वो पशुपालन करते थे और बकरी भी और गाय और भैंस ये सब का ज्यादा था। खेती होती थी लेकिन खेती कोई अच्छी तरह की नहीं थी। तो इसको सबसे पहले इसको विकसित करना था। तो इसलिए उस समय तत्कालीन ये जैसे सन 76 की मैं बात बता रहा हूँ, तत्कालीन जिलाधिकारी बुलंदशहर जो थे श्री डीएम मिश्रा, उनको कहा गया कि आप इसमें पहले
सीओ बन के आइए और लैंड एक्विजिशन कराया गया। तो सबसे पहले उसके जो भूमि अधिग्रहण हुआ, तो वो भूमि अधिग्रहण का कार्य पहले 6 महीने तक चलता रहा और भूमि अधिग्रहण किया गया। लगभग 4,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई साल भर में। जैसा मैंने कहा, अप्रैल 1976 से लेके मार्च 1977 के बीच में। और सड़कें बनाने का कार्य किया गया, सड़क बनाने का कार्य किया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि उन दिनों जो मारुति उद्योग जो आज की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जी जी, उसका उस समय श्री संजय गांधी ने शुरू किया था। तो वो सबसे पहले रोड रोलर उन्होंने खरीद करके रोड रोलर का वितरण का काम शुरू किया था। जी जी। तो मारुति उद्योग से रोड रोलर नोएडा ने लिया कि सड़क बनाने का काम किया जाए ताकि अंदरूनी सड़क बनाया जाए और लोग यहाँ कम से कम आ सके। और लोगों को लाने के लिए, क्योंकि सारी लिस्ट जो थी वो, आप देखिए, उत्तर प्रदेश से कोई ज्यादा इसका कनेक्शन नहीं था। इसका ये था कि दिल्ली के ही उद्योगों को यहाँ पर बसाना है जो रिहायशी इलाके में है, सदर बाजार में, चांदनी चौक में और ऐसे इलाके थे। तो वो सारी लिस्ट भी दिल्ली से ही प्राप्त की गई थी और एक ऑफिस दिल्ली में रखा गया था, नरेंद्र देव, वो संसद मार्ग पे। दिल्ली के लोग वहाँ आकर के अपना प्रार्थना पत्र दें, क्योंकि वहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो अब दिल्ली के लोगों को यहाँ लाने के लिए जल्दी जल्दी कोशिश की गई और सेक्टर 2 में और सेक्टर 3 में कुछ शेड बनाने शुरू किए गए ताकि जल्दी से लोग आ सकें। जी। तो जो शेड आप देख रहे हैं सेक्टर 2-3 के, जो पुराने शेड हैं, वो उसी समय बनाए गए। और फिर ये कार्य जो है चलता रहा और कई लोगों ने अपना, क्योंकि वहाँ से हटाए जा रहे थे, तो लोगों ने प्रस्ताव किया कि हाँ आएंगे। जी जी। ये सब कार्य जैसे चलता रहा तब तक मार्च 1977 में आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार बदल गई, जनता सरकार आ गई। फिर दिल्ली का प्रशासन भी बदल गया। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1977 में राष्ट्रपति शासन लग गया। जी जी। और जून 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार आ गई। तो सारा वातावरण बदल गया। और केंद्र सरकार में उस समय तत्कालीन मंत्री जो वर्क्स एंड हाउसिंग होते थे, जो दिल्ली का देखते थे, वो थे श्री सिकंदर मस्जिद। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुरानी स्कीम थी संजय गांधी की, और संजय गांधी के नाम से लोग कहते थे, लेकिन थी तत्कालीन शासन की, उस स्कीम को वो नहीं लागू करेंगे। और जो भी इकाइयां दिल्ली में कार्य कर रही थी रिहायशी क्षेत्रों में, उनको हम दिल्ली में ही बताएंगे या रिहायशी क्षेत्रों में उन्हें हम जो है नियमित करेंगे। तो यानी नोएडा के बनने का जो पूरा रीजन था, जो जिस कारण से नोएडा बताया जा रहा था, बनाया जा रहा था, वो कारण ही समाप्त हो गया। और मार्च 1977 से लेकर के जून 1978 तक सारा कार्य बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अब ये फिर से इस पर जांच हो कि इस पर कैसे क्या किया जाए इस नोएडा का। जी जी जी। और एक उच्च स्तरीय समिति बनी। मैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में आकर के मैंने ज्वाइन किया, जुलाई 1978 में। जी। और वो समिति उस समय कार्य कर रही थी। उसमें केंद्र सरकार के भी टाउन प्लानर्स थे, उत्तर प्रदेश सरकार के भी टाउन प्लानर्स थे और नोएडा के भी अधिकारी थे। जी। तो मुझसे पूछा गया कि भाई ये समिति ने अपना रिपोर्ट फाइनल करने के पहले मुझसे पूछा कि देखिए, आप दिल्ली से तो आपको कोई मदद नहीं होगी, अपने आप इसको आपको बसाना होगा। तो ये आप कैसे इसे करेंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार में, दिल्ली प्रशासन में और केंद्र सरकार ने ये कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक नासूर आ रहा है, अगर हम इसे उद्योग वहाँ रखेंगे तो वो लोग सब दिल्ली के ऊपर भार बनेंगे। तो दिल्ली के ऊपर भार नहीं बनना है। और ये बात करते हुए उस समिति ने मुझे कहा कि अपने आप आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर नोएडा का हम लोगों ने वो जो मूल जो इसकी अवधारणा थी उसे बदल करके इसे एक इंटीग्रेटेड टाउन का रूप दिया। और इसका मास्टर प्लान जो है उस तरीके से बनाया। पहला मास्टर प्लान बनाया गया अक्टूबर नवंबर 78 में और शायद वो पब्लिक में उसको जारी किया गया फरवरी 1979 में। तो उसमें इसे एक टाउनशिप का रूप दिया गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो सारी अवधारणा समाप्त हो गई थी और इसे अपने आप में एक एकीकृत टाउनशिप की बात थी, जिसमें उद्योग प्रमुख चीज थी, लेकिन उद्योग में काम करने वाले लोग
और मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव सबके लिए यहीं पर व्यवस्था करनी थी, इसलिए एक टाउनशिप बनाना था। अब दूसरी बात ये थी कि देखिए जो वित्तीय स्थिति थी वो भी बहुत खराब हो गई। उस समय राज्य सरकार ने 11 करोड़ रुपए दिए थे एक रिवॉल्विंग फंड पर, जिसमें 6% इंटरेस्ट लगता था। अच्छा। जमीन एक्वायर करने के लिए। और दूसरा पैसा दिया था 5.5 करोड़ रुपए, जिसमें 9.5% का ब्याज था, वो वापिस करना था। रिवॉल्विंग फंड पर 6% था और 5.5 करोड़ रुपया जो लोन दिया था वो 9.5% का था। तो स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि लोगों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। जो लोग पहले जो थे कि हाँ आएंगे, दिल्ली से हटाए जा रहे हैं, वो सब वापस चले गए। और जो शेड वगैरह बने और जो खर्चा हुआ उसका भुगतान का पैसा नहीं हो पा रहा था जी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को द्वारा दिए गए रिवॉल्विंग फंड पर इंटरेस्ट देना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। और फरवरी मार्च 1979 में स्थिति हो गई थी कि शायद कर्मचारियों को तनख्वाह भी शायद वेतन देने में भी कठिनाई थी। अच्छा। लेकिन मरता क्या ना करता जी। तो हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि जो काम हो गया था, जैसे जो सड़क बनानी थी, शेड बनाने थे, और उसके दो हिस्से, उसको हमने उसका रिफंड, उसको रीइंबर्समेंट कराना चाहा। तो पहली बार उत्तर प्रदेश में कम से कम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़क बनाने और शेड के लिए IDBI बैंक होता था, जो लॉन्ग टर्म लोन देता था इंडस्ट्री को। उनको अप्रोच किया, उनसे कहा जितना हमारा खर्चा हो गया इतना हमें दीजिए। तो खैर उन्होंने हमें बड़ी मदद की। और दूसरा हम लोग सोचा कि टाउनशिप बनाने के लिए शुरू में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले EWS और LIG के मकान बनाए गए। इसलिए सेक्टर 11 में आधा हिस्सा और सेक्टर 12 में पूरा EWS और LIG बनाने के लिए स्कीम लगाई गई और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अच्छा। काफी लोग आए और वो हम 8,000 रुपए में EWS और 18,000 रुपए में LIG का मकान बना के हम लोगों ने उनको दिया। तो ये बात हुई। इससे जो है धीरे धीरे प्रचार होने लगा कि भाई यहाँ पे दिल्ली के बगल में कोई नगर बस रहा है जिसमें कम से कम गरीब लोगों के रहने के लिए व्यवस्था हो रही है जी। और दूसरी बात ये हुई, एक और घटना हुई जी। सितंबर 1978 में बहुत तेज बाढ़ आई। हाँ। जमुना नदी में इतनी तेज बाढ़ आई कि वो आपके जो उत्तरी दिल्ली के इलाके थे, यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय, मॉडल टाउन, इन सब में नाव चलने लगी। कितनी बाढ़ आ गई थी। वो ऊपर जो है देहरादून के ऊपर जहाँ जमुना जहाँ से निकलती है और एक घाघर नदी है जो हरियाणा की तरफ से आती है जी 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 जी, उनमें एकदम बादल फट गया था, बहुत तेज पानी आ गया था। तो यहाँ पे इतना तेज पानी आया और 2 दिन तक हम नोएडा में, हम तो चिल्ला रेगुलेटर से काम करते थे, वहीं रहे कि कहीं नोएडा में पानी न भर जाए। तो क्योंकि उस समय हम बात करते थे आर्मी से कि उनके लोग जो हैं यहाँ पे रह लें, और एक क्योंकि ऐसे दुरूह स्थान पे इकट्ठे लोग आकर के रहें और थोड़ा सा यहाँ भय भी होता था लोगों को कि कहीं रात को कोई लूट न ले सब। तो आर्मी वैसे हाउसिंग से हमारी बातचीत चल रही थी। तो उनके जो जनरल थे जो देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब वो इंजीनियर थे, सन 61 में तो हमने यहाँ नाव चलाई है, हिंडन और जमुना मिल गई थी। तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब सितंबर में जब बाढ़ आई तो ये बांध बनने की वजह से हमारे यहाँ पानी नहीं आया। ये बात सही है कि जो शाहदरा ड्रेन है ये तो पहले की बनी हुई थी, दिल्ली शासन ने बनाई थी, इसमें जमुना का बैक वाटर आने लगा था और काफी थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन ये है कि पानी नहीं आया, वाटर लॉगिंग नहीं थी। तो हमने उसका बड़ा लाभ लिया और आर्मी वालों से कहा कि भाई अब आप लोग जरा इसको सीरियसली देखिए। और हमने चारों तरफ भारत में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि नोएडा जो है वो वाटर प्रूफ है, वहाँ कोई वाटर लॉगिंग, फ्लड प्रूफ है, फ्लड प्रूफ एंड वाटर लॉगिंग प्रूफ। तो इससे बड़ा अच्छा असर हुआ और लोगों ने कम से कम एक बार इससे देखना शुरू किया कि हाँ नोएडा एक ऑल्टरनेट है। और दूसरी बात हम लोगों ने ये की थी कि देखिए मैंने स्टडी किया कि सारे जो नए नगर बसे हैं भारत में, एक तो भारत में नए नगरों का बहुत ज्यादा इतिहास रहा नहीं है। या तो शासकों ने बनाए जी, तो शासकों ने अपनी नगर बनाए और शासकों के बाद मुगल और शासकों के बाद जो है प्राचीन भारत में भी
नई दिल्ली बना, चंडीगढ़ बना, तो ये सब जो है कैपिटल टाउन थे जो शासक बना रहे थे। तो वो उनके पास जितना पैसा था वो लगा रहे थे जी। और दूसरे तरह के टाउन बने थे जहाँ बहुत बड़े उद्योग आए, जैसे भिलाई, राउरकेला और इस तरह दुर्गापुर, जहाँ बहुत बड़ा उद्योग आया। और उद्योग के साथ साथ इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर उद्योग आया, तो पब्लिक सेक्टर जहाँ जाता था वहाँ घर भी बनाता था, इस तरह की बात। तो अपने आप में ना तो शासक द्वारा ना कोई बहुत बड़े उद्योग सक्षम है और कैसे टाउन बनाया जाए, ये हमने स्टडी किया और देखा कि फरीदाबाद और गाजियाबाद में क्या कठिनाइयाँ थी। तो वहाँ मुझे ये दिखाई दिया कि फरीदाबाद, गाजियाबाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, स्कूल, अस्पताल, पार्क, क्लब, इस तरह की रिक्रिएशन की फैसिलिटीज, तो ये सब नहीं थे और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये आए बाद में आए, शुरू में नहीं थे। इसलिए देखिए गाजियाबाद में बड़ी फैक्ट्री के मालिक लोग नहीं रहते थे, केवल लेबर रहती थी। और सॉरी वहाँ फरीदाबाद में और गाजियाबाद में भी उस तरह का विकास नहीं हो पाया था जो कि हो संभव था। तो हमने जो है एक, जैसा मैंने कहा, एक मास्टर प्लान बनाया कि हम लैंड को किस तरह उपयोग करेंगे अगले 25 साल के लिए, और एक कैपिटल बजट बनाया कि हम किस तरह से पैसा ले लेकर के और कहाँ कहाँ डालेंगे। तो उसमें हमने फिर ये किया कि देखिए 3 स्कूलों को हमने 1-1 रुपए पर जमीन दी, क्योंकि मैंने ये देखा कि दिल्ली में रहने वालों को स्कूल का बड़ा चाव है कि अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़े जी। तो अच्छे स्कूल लाने के लिए हमने 1 रुपए पर 15-15 एकड़ जमीन उस वक्त एडवर्टाइज की और जो लोग आए तो उनमें केवल ये एपीजे, डीपीएस और इंग्लिश स्कूल आए, तो उन्हें 1-1 रुपए पर ये एकड़ जमीन दी गई और इसका खर्चा बाकी जमीन पर डाला गया। इसी तरह से जो ग्रीन, एक सिटी ग्रीन बनाया जो कि अब गोल्फ कोर्स हो गया, उसका खर्चा जो है बाकी पर डाला। तो एक तरीके से लोगों में बड़ा एक उत्साह है कि तो बड़ी अच्छी टाउनशिप बन रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ में केवल उद्योग ही बचना था, इसलिए सेक्टर नंबर 1 से 10-11 तक जो है तो सब उद्योग है। अगर हमको पैसे बनाना होता, जैसे कि ग्रेटर नोएडा वगैरह की प्लानिंग हुई, तो दिल्ली के पास हम अच्छी कॉलोनी पहले बनाते हैं, उद्योगों को पीछे रखते। लेकिन चूंकि वो पुरानी स्कीम थी उद्योग की थी, तो उद्योग के ये शेड और प्लॉट बन गए थे, तो ये तो हम कुछ नहीं कर पाए। बाद के जो उद्योग बने हैं, बड़े उद्योग जो बने हैं, उनको बाद में पीछे की तरफ रखा गया। तो ये सब चीजें की गई और इसमें फिर हमने EWS LIG के लिए हटको से पैसा लिया पहली बार। जैसा मैंने कहा 8,000 में EWS के मकान बनाना और 18,000 में LIG से। तो हमारी वित्तीय स्थिति कुछ ठीक हुई। फिर उसके बाद हमने बाकी सब प्लॉट एडवर्टाइज करना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण था कि आर्मी को हमने 3 सेक्टर 28, 29 और 37 दिए इकट्ठे, उनसे पैसा लिया और उनके 8,000 फ्लैट उन्होंने बना के तुरंत साल में बना दिए और लोग उसमें चले गए। तो एक बसने लग गया और उनको उनके कहने पे ही, क्योंकि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल OP मल्होत्रा जी, वो गोल्फ के शौकीन थे। तो आए तो पहले तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ था नहीं। हमें अभी भी याद है फरवरी 1989 में आए जिला रेगुलेटर पर, तो हम केवल उनको एक ड्रीम, सपना बेच रहे थे, प्लान जो हमारा लक्ष्य था उसे बेच रहे थे कि यहाँ पे ये होगा। मैंने कहा कि मैं स्कूल बना रहा हूँ, सबसे अच्छे हॉस्पिटल, सबसे अच्छे हम आएंगे, यहाँ पर क्लिनिक आएंगे। तो उन्होंने कहा ये सब कैसे आप करेंगे? हमने कहा हम 1 रुपए देंगे। उन्होंने कहा आप दे सकते हैं। मैंने कहा उसका दाम हमने बाकियों पर डाल रखा है, तो इस तरह हम करेंगे। तो जब ग्रीन एरिया उन्होंने देखा ये क्या, हमने कहा कि ये ग्रीन एरिया है, सिटी ग्रीन, और ये आपके जो जनरल हैं AWHO पे वो कह रहे हैं हमें दे दो, तो हम इसे गोल्फ कोर्स बना देंगे, तो बिना खर्चे के बन जाएगा और पूरा ग्रीन हमेशा रहेगा, मेंटेन भी होता रहेगा। जी जी जी। तो उससे पहले कभी गोल्फ कोर्स का टाउन में होने का और ग्रीन होने का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। हमने कहा इसका खर्चा जो है जमीन का हमने बाकी डाल रखा है। तो गोल्फ कोर्स की वजह से उनके तीनों सेक्टर में उन 8,000 फ्लैट बनाने को तैयार हो गए। और फिर ये गोल्फ कोर्स भी आपको शायद मालूम हो कि प्रारंभ में आर्मी इंजीनियर्स ने ही इसको डेवलप किया और सन 87 में चूंकि उनकी यूनिट को श्रीलंका जाना पड़ा वहाँ माइंस घटाने के लिए, तो फिर ये चले गए। तब से नोएडा अथॉरिटी ने खाते हैं, नोएडा अथॉरिटी का ही डेवलप वो कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। नोएडा अथॉरिटी है इसका सोसाइटी बना के मैनेजमेंट अपने पास इस तरह किया, लेकिन सारा डेवलपमेंट उन्होंने ही किया था। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि फिर वो
कई इकाइयां आने लगी। अब उस वक्त की इकाइयां जैसे HCL है, मदरसन है, ये सब उसी समय की छोटी छोटी इकाइयां थी। इनके 50 दिक्कतें होती थी। तो मैंने सारे विभागों से ये कहा कि मैं सिंगल पॉइंट हूँ, आप लोग कोई इन्हें जो है अरेस्ट नहीं करेंगे, ना तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ना ट्रांसपोर्ट का मैन, कोई भी या इंडस्ट्री का। मैंने अपने ऊपर रजिस्टर्ड डायरेक्टर इंडस्ट्री का वो भी शासन से ले लिया था कि ये भी रजिस्टर्ड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो सिंगल पॉइंट मैं करूंगा, यूपीएफसी से भी देखना हो तो मैं ही देखूंगा। क्योंकि शुरू में देखिए ऐसा होता है कि जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो एंटरप्रेन्योर ही सब कुछ होता है। फैक्ट्री मैनेजर भी होता है, HR मैनेजर भी होता है, टेक्निकल मैनेजर भी होता है, फाइनेंस मैनेजर भी होता है। और उसको इतने सारे जो है विभाग उसके ऊपर जब आके जांच करने लगते हैं तो बड़ी उसको कठिनाई होती है। जी। तो एक व्यवस्था हमने शुरू में उस वक्त करी थी कि सिंगल पॉइंट होगा, जिसको भी जो शिकायत होगी वो हम से करेगा सीओ से। तो हमारे साथ टीम थी, इंडस्ट्रीज की टीम थी। एक एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर इंडस्ट्रीज के थे, वो उनको भी हमारे अधीन रखा गया था, हमारे डेवलपमेंट मैनेजर थे। तो ये था कि उनको हम पूरा सपोर्ट देते थे। सेल्स टैक्स के हम बैरियर यहाँ नहीं लगने दिए। तो मैंने कहा कि जब सेल्स टैक्स की बैरियर दिल्ली बॉर्डर पर लग जाएगी तो हमारा तो सारा सामान दिल्ली से आ रहा है, जा रहा है, फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जी। तो सेल्स टैक्स का हमने बॉर्डर नहीं लगने दिया। इसी तरह उस जमाने में ट्रांसपोर्ट का बॉर्डर नहीं लगने दिया। DTC की बस आवे ताकि लोग ये समझें कि ये दिल्ली का ही पार्ट है। और DTC को हमने यहाँ एक जमीन दी कि आप अपना ऑफिस बना लीजिए ताकि उनकी बस आती रहे और हमसे पैसा ना लेंगे। पहले वो हमसे पैसा लेते थे। एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं था, उसको हमने बिल्डिंग बना के दी सेक्टर 19 में कि आप यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आदमी कैसे काम करेगा जब टेलीफोन नहीं हो, ट्रांसपोर्ट नहीं हो। बिजली के लिए सारा जो है नोएडा ने खर्च किया कि बिजली के स्टेशन लगे। पुलिस के स्टेशन के लिए नोएडा ने खर्च किया। ये सब नया मॉडल था। मैं तो सन 80 में फिर चला गया, लेकिन तब तक नोएडा जो है एक ऐसा उभर के आ गया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों देखने लगे कि भाई ये तो मॉडल टाउन एक आ रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे सक्सेसर जो थे वो मुझसे 9 साल सीनियर थे। अच्छा। चौधरी साहब मेरे बाद जो आए मुझसे 9 साल सीनियर, क्योंकि नोएडा इतना इम्पोर्टेंट हो गया। और उनके सक्सेसर जो आए जुनेजा साहब, वो तो मेरे से 14 साल सीनियर थे, चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड के थे। इतना इम्पोर्टेंट पे नोएडा हो गया। वही नोएडा जो उस वक्त बंद हो रहा था, जब मैं आया तो मुझसे कहा गया कि या तो इसे जो है आप जमीन वापस दे दीजिए या फिर यहाँ डेयरी फार्म लगा दीजिए, क्योंकि ये गुजर लोगों का इलाका है, वहाँ खेती तो ज्यादा छीनी होती है, ये डेयरी चल सकती है। तो हमने कहा कि कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक बार। लेकिन अब ये है कि जमीन वापस कर दें, जमीन इमरजेंसी में ली गई थी, अगर एक बार वापस कर देंगे तो और जगह भी जमीन लेने में कठिनाई होगी। जी। तो और जब यहाँ पर कुछ इस तरह काम हो गया है तो करें, तो और भी कठिनाइयाँ थी। जैसा मैंने कहा कि दो कमीशन बैठी थी सरकार में, एक शाह कमीशन इमरजेंसी एक्सेस को देते, एक मारुति कमीशन, मारुति में बहुत गड़बड़ी की गई और दोनों नोएडा को जांच कर रही थी। हालांकि मेरे समय की वो नहीं थी, लेकिन जांच में मुझे जो है भागीदारी करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा कि नहीं साहब ये रहने दीजिए, कोई गड़बड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई खास प्रोसीजरल गड़बड़ी है। मारुति कमीशन की हमने मारुति से रोलर शुरू में ले लिए थे जो हमारे पूर्वाधिकारी थे। शाह कमीशन कि आपने इमरजेंसी में सारी जमीन एक्वायर कर ली, इन लोगों किसानों को ज्यादा नोटिस नहीं दिया, इनकी बात नहीं सुनी। तो अगर हमारे पास प्लान वगैरह नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। हमने तुरंत मास्टर प्लान बनाया, कैपिटल बजट बनाया, उनको दिया कि साहब ये प्लान है हमारा। वरना वो सब तो ये कमीशन तो बैठी थी कि पुरानी सरकार को संजय गांधी के खिलाफ जो है लिखे। तो हमने कहा नहीं, अब हम ये प्लान बनाए हैं, ये चीज कर रहे हैं। तो उससे खैर उन सब चीजों से निकल गए। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की मदद मिलने लगी। तो ये मैंने कहा लंबी कहानी है, कभी इसको पूरा कभी एक बात और सर कि नोएडा शहर का नाम नोएडा कैसे पड़ा, ये जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए। वो ऐसे पड़ा कि ओखला लोग जानते थे जी। अब जैसा मैंने कहा ना, इसे कोई जानता नहीं था, यहाँ आने जाने के साधन भी नहीं थे जी। तो ओखला लोग जानते थे कि दिल्ली में एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसका नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रखा गया कि भाई जैसे दिल्ली का न्यू दिल्ली है, एक ड्रीम है, एक मार्केटिंग है कि जैसे दिल्ली है और एक न्यू दिल्ली है, तो नई दिल्ली देखिए दिल्ली से ज्यादा अच्छा और ग्लैमरस है, तो वैसे ओखला से ज्यादा अच्छा हम बनाएंगे। इसलिए
मतलब इसको उस समय ऐसा रखा गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई इसका संपर्क ज्यादा नहीं था कि उस लोगों को ये लगे कि दिल्ली है। जी 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 जी। ये मार्केटिंग की गई थी कि ये दिल्ली है। और जैसा मैंने कहा कि लगातार भी कोई बैरियर चाहे ट्रांसपोर्ट का, सेल्स टैक्स का मैंने होने नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो बस एक अब आखिरी सवाल सर ये है, आता था दिल्ली से आता था, दिल्ली जाता था। आखिरी सवाल एक ये है सर, इस समय आप नोएडा को 45 वर्ष का देख रहे हैं, 2021 चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं सुझाव के रूप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि नोएडा में ये चीज होनी चाहिए, और अगर कुछ हो गई है जिससे नोएडा को आने वाले दिनों में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उस पर थोड़ा सा आप जरूर हमारे श्रोताओं से बताइए। दो चीजें थी नोएडा में। एक तो ट्रेन और एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन ट्रेन की सुविधा ज्यादा जरूरी है। तो हमने बड़ी कोशिश की उस जमाने में, राइट से एक रिपोर्ट भी बनवाई कि यहाँ रेलवे लाइन जो है वो हम एक और लाइन दादरी के बाद, दादरी से पहले ही यहाँ से निकालते हुए जमुना ब्रिज बना के और ये बदरपुर से होते हुए हम इसको दिल्ली में ले जाएं। जी जी जी। लेकिन तो खर्चा बहुत आ रहा था, तो हमने कोशिश की कि ओखला बराज पे जो बराज का ब्रिज बना दें। लेकिन उस वक्त बराज तो नहीं बना था, उसका एक पाया बन गया था। तो एक पाया बन गया था तो हम वो नहीं कर पाए। तो एक रेलवे लाइन तो चाहे ग्रेटर नोएडा से जाए चाहे नोएडा से जाए लानी तो जरूरी है, क्योंकि बिना रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन के जो मध्यम वर्ग है, और नोएडा बेसिकली मध्यम वर्ग का टाउन है। जी कोई बहुत रिच लोगों का टाउन नहीं है कि सभी हवाई जहाज से चलेंगे। तो मध्यम वर्ग का टाउन है, तो एक रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन तो आना चाहिए। दूसरी बात है कि नोएडा में अर्बन जो सर्विसेज हैं वो अभी बहुत अच्छी विकसित नहीं हुई है, चाहे वो सीवेज डिस्पोजल हो, चाहे वो ये अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हो, चाहे वो सीवेज का डिस्पोजल हो। और हालांकि वाटर सप्लाई वगैरह तो ठीक है, थोड़ी बहुत ड्रेन की चुकी है। मैंने कहा कि थोड़ा लो लाइन एरिया था, तो हमेशा यहाँ ड्रेन के साफ रखने की जरूरत है। ड्रेन तो बहुत बनाई गई उस वक्त, इसलिए बनाई गई थी, ये लो लाइन था, लेकिन उनको साफ रखने की जरूरत है, तो साफ सफाई वगैरह नहीं हो पाती है। तो एक वो है। दूसरी बात ये है कि हर एक टाउन का एक कैपेसिटी होती है। हमने नोएडा को 5 लाख की आबादी के लिए प्लान किया था, 12 लाख की हो गई है। तो नोएडा में एक तो ये जो है ना बिल्डर्स के जो बन रहे हैं फ्लैट्स, इनका रोक होनी चाहिए ताकि इसकी आबादी अननेसेसरी ना बढ़े। कोई और टाउनशिप बनाइए, कोई और जगह बनाइए, लेकिन नोएडा को आगे बढ़ाइए और करिए। लेकिन ये है कि इससे जो है यहाँ पे बड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। सारी उसकी बाकी चीजें, चाहे सड़कें हैं, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब चौक हो जाएंगे। तो उसको अब आप ज्यादा न बढ़ाइए, उसको आप खत्म करिए, और यहाँ बिल्डर्स को आप जो है मल्टी स्टोरी मत कीजिए। इसी बात की और ग्रीनिंग हो सकती है, ग्रीनिंग का कोशिश की गई, ऐसा आप देख भी रहे हैं, और ज्यादा ग्रीनिंग हो सकती है। और कल्चरल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बाहर से आए हैं बाय एंड लार्ज, यहाँ देखिए लोकल तो कम लोग हैं, बाहर के लोग ही आए हैं जो आए हैं, तो उनके बीच में एक कल्चरल जो एक शहर की आत्मा होती है कल्चरल, वो डेवलप करने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज का यहाँ पर फोकल पॉइंट होना चाहिए। चाहे हैबिटेट सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, डांस एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी, डांस एकेडमी, ये सब जो है ये सब नोएडा को बनानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार तो कुछ करती नहीं, कर नहीं पाती है। राज्य सरकार तो नोएडा से ही चाहती है कि नोएडा राज्य सरकार को सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो ये नोएडा को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और अच्छे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल तो ठीक है, आ गए हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी भी है, लेकिन उसके बाद स्किल सेंटर्स और थोड़े से हायर एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ज्यादा आने चाहिए। आपने सर रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण में 1978 से 1980 तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम करने वाले सुशील चंद्र त्रिपाठी जी के लंबे चौड़े इतिहास की जानकारी देने वाले स्टेटमेंट, और उन्होंने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि कैसे नोएडा प्राधिकरण के गठन को केंद्र सरकार ने जब बदली हुई थी, उन्होंने उसको रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद इसको इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू में उद्गार व्यक्त किए। मैं ऐसे और
जो नोएडा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं उनको आपके बीच में लाता रहूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।